सुबह का वक्त। अपने सीने पर कुछ अजीब महसूस करते ही अक्षराज ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो उसकी नज़र धृति के छोटे से चेहरे पर गई जो लगभग उसके सीने से लगा था। उसकी गर्म सांसें अक्षराज को साफ साफ महसूस हो रही थी। भले ही उसने अभी कुर्ता पहना था लेकिन धृति की करीबी उसके ऊपर एक अलग सा ही जादू कर रही थी। धृति के इतने पास होने से उसकी पूरी बॉडी गूसबम्स से भर गई थी। आज से पहले उसने कभी भी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया था। उसकी नज़र धृति के सिर पर जाती है जो उसके बाइसेप्स पर थी। धृति अपनी बेडसाइड से हटकर पूरी तरह से उसके ऊपर आ चुकी थी। उसने धृति के मासूम चेहरे को देखा जिसके ऊपर उसके बाल आ रहे थे। अक्षराज ने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को कान के पीछे किया। अब धृति का चेहरा उसके सामने था। बड़ी बड़ी पलकें जिसने अभी उसकी ब्यूटीफुल ब्राउन आंखों को छुपा रखा था, उसकी हल्के लाल लाल नर्म गाल जिसने अगर थोड़ा भी पिंच किया जाए तो शायद खून निकल जाए, और सबसे प्यारी उसकी चेरी जैसे रेड लिप्स जिसे ना जाने कितनी ही बार वो नर्वस होकर बाइट कर लेती है, और इस सब के ऊपर एक छोटा सा तिल जो उसके होठों के जस्ट ऊपर था। अक्षराज के हाथ अपने आप ही धृति के होठों पर आ गए। वो उसमें इतना खो चुका था कि उसे इतनी भी खबर नहीं थी कि वो धृति के कितने करीब है। उसने धृति के होठों को टच किया और उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने हाथों को पीछे कर लिया और खुद को कंट्रोल करते हुए एक गहरी सांस ली। नहीं, ये सही नहीं है, हमको खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये कहते हुए अक्षराज ने खुद को धृति से बड़ी मुश्किल से अलग किया। उसे ये डर भी लग रहा था कि कहीं धृति उठ न जाए और इतनी करीबी देख कुछ गलत न समझ बैठे। वो बिस्तर से उठा और उसकी नज़र धृति की साड़ी पर गई जो सोने की वजह से बिगड़ गई थी। उसके पैर, कमर और ब्लाउज से साड़ी फिसल चुकी थी, जिस वजह से उसकी बॉडी अब हल्की हल्की दिख रही थी। उसने आगे बढ़कर पहले साड़ी को उसकी एंकल तक नीचे किया, फिर उसकी कमर और ब्लाउज को साड़ी में अच्छे से कवर कर दिया। इस बीच उसके हाथ धृति की सॉफ्ट कमर को हल्के से छू गए थे, जिसे महसूस करते ही अक्षराज की पूरी बॉडी में एक करंट दौड़ गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बिना कुछ सोचे वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उसकी सोच किस हद तक जा सकती है। शायद धृति उसे सह न सके, और वो धृति को हर्ट करना क्या उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन क्यों? जिस बड़े ठाकुर से बेगूसराय का पत्ता पत्ता डरता है, जो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, उसके दिल में धृति के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? इस बात का जवाब तो उसे नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि ही कांट हर्ट हर, और इफ समवन ट्राई टू हर्ट हर, हिज बीवी, हिज धृति, ही विल किल दैट पर्सन विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। आज वापस से ठाकुर हवेली जाना था उसे। वैसे तो वो कल जा सकता था, लेकिन जब वो धृति को कमरे में ये कहने आया तो धृति सो चुकी थी। उसके छोटे से चेहरे पर थकान साफ साफ दिख रही थी, इसलिए उसने बारिश का बहाना बनाकर वहीं रह जाने का फैसला किया। वॉशरूम में आते हुए अक्षराज ने अपने ख्यालों को झटका और जैसे ही अपने कुर्ते को निकलने की कोशिश की उसके हाथ अपने आप ही रुक गए। उसने एक गहरी सांस लेते हुए अपने कुर्ते से आ रही माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस को स्मेल किया। वो जानता था ये किसकी खुशबू है। ये धृति, उसकी बीवी की खुशबू है। वो खुशबू जो उसकी सांसों में पहली बार में बस गई थी जब धृति उसके करीब पहली बार मंडप पर आई थी। बीवी, ये सही लग रहा है, हम धृति को बीवी बुला। एक मिनट, ये हम क्यों सोच रहे? उफ अक्षराज, कंट्रोल, अक्षराज ने अपने मन में कहा और अपने कुर्ते को निकल शॉवर के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद अक्षराज शावर लेकर वापस से कमरे में आ चुका था। उसकी नज़र धृति पर गई जो अभी भी दुनिया से बेखबर होकर किसी बच्चे की तरह सो रही थी। ये देख उसके होठ के कोने एक बार फिर से मुड़ गए। वो अभी अपने कपड़ों की तरफ बढ़ता कि नाइट स्टैंड पर रहा उसका फ़ोन बजने लगा। अक्षराज ने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और विंडो की तरफ जाते हुए कॉल पिक की। हाँ बोलो, अक्षराज ने धीरे से कहा जिसने धृति की नींद न टूटे। बड़े ठाकुर, माफ़ कीजिए, वो ठाकुर साहब ने आपको इलेक्शन के बाद जो मीटिंग होनी थी उसने जाने को कहा है। कॉल की दूसरी तरफ से आवाज़ आई। अक्षराज ने एक गहरी सांस लेते हुए धृति की तरफ देखा और कहा, कब है मीटिंग? बड़े ठाकुर, 11 बजे, आदमी ने जल्दी से कहा। अक्षराज ने टाइम देखा जो अभी 8 बजे रहे थे। उसने आगे कहा, ठीक है, हम आते हैं थोड़ी देर में। इतना कह अक्षराज ने फ़ोन कट कर दी और विंडो से बाहर देखने लगा। 11 बजे मीटिंग है और 8 बजे चुके हैं। 2 घंटे उसे ठाकुर हवेली जाने में लगेंगे। उसे धृति को उठाना पड़ेगा। वो उसे यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। ये सोच वो जैसा ही घुमा उसके कदम अपनी जगह जम गए, क्योंकि धृति बिस्तर पर बैठे बैठे अपनी आंखें बड़ी कर उसे ही देख रही थी। अक्षराज ने एक पल के लिए धृति को देखा और दूसरे ही पल खुद को देखा।
उसने बस एक वाइट टॉवल पहनी थी। उसके वेल बिल्ट मसल और एब्स साफ साफ डिस्प्ले में थे। उसके बालों से निकलता हुआ पानी एब्स से फिसलते हुए उसकी टॉवल के अंदर जा रहा था। ये महसूस करते ही अक्षराज के दोनों कान लाल हो गए। फोन रिंग की आवाज से धृति ने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाए और दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन फिर हल्की हल्की बात करने की आवाज से उसकी नींद पूरी तरह से टूट गई थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी ब्राउन आइज खोली और उसकी नज़र डायरेक्टली ही अक्षराज के बैग पर गई जो बिल्कुल खाली थी। उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं था। ये देख वो अचानक से उठकर बैठ गई और जल्दी से अपने कपड़ों को देखा जो अभी भी उसके बॉडी पर थी। ये देख उसने एक राहत की सांस ली और दोबारा अक्षराज की तरफ देखा जो किसी से बात कर रहा था। धृति की नज़र अक्षराज की बैक पर फिर से जम गई थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतना परफेक्ट देखा था। वेल बिल्ट मसल्ड, परफेक्ट एट एब्स, ही इज द मैन ऑफ ड्रीम्स। उसे अपने दोनों गाल जलते हुए महसूस हो रहे थे। उसकी नज़र अक्षराज की बॉडी पर किसी चींटी की तरह चल रही थी। ये देख उसने अपनी लोअर लिप पर बाइट किया और धीरे से खुद से कहा, गुड मॉर्निंग धृति। सही में अगर ऐसा नज़ारा उसे सुबह सुबह आँख खुलते ही दिख जाए तो उसकी मॉर्निंग गुड कैसे ना हो। ये सोचने भर से ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी स्माइल चली गई जैसे ही उसने अक्षराज को अपनी तरफ देखता पाया। उसने जल्दी से कहा, हम फ्रेश होकर आते हैं। वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अक्षराज उसे ऐसे खुद को घूरता देखे जो कि वो अभी कुछ पल पहले कर रही थी। वो जल्दी से अक्षराज की नज़रों से भाग जाना चाहती थी। अपनी बात जल्दी से कह धृति ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। वो इतनी जल्दबाजी में थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसका एक पैर साड़ी में उलझ चुका है, और जैसे ही उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया उसका बैलेंस बिगड़ गया। आहा! अभी वो फ्लो को टच कर पाती कि उसे अपने कमर पर किसी के ठंडे ठंडे हाथ महसूस हुए और अगले ही पल उसने अपने आंखें उठाकर देखा तो वो अक्षराज की मजबूत बाहों में थी। वही अक्षराज जो धृति को एकटक देखे जा रहा था। उसकी नज़र जैसे ही धृति के पैरों पर गई जो उसकी साड़ी में उलझ चुका था, उसकी आंखें बड़ी हो गई। अभी वो धृति को कुछ कह पता है कि धृति की चिल्लाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई, लेकिन जैसे ही वो गिर पाती वो अलगे ही पल अक्षराज अपनी हरकत में आते हुए उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसके ठंडे हाथ धृति की पतली सी कमर पर कसे हुए थे। उसकी आंखों में एक अलग सा इमोशन था जो ना जाने कितने सालों बाद उसकी आंखों में आया था, किसी को खो जाने का इमोशन। धृति के दोनों हाथ उसके चेस्ट पर बने हुए थे और धृति की ब्राउन आइज बिना अपनी पलकें झपकाए उसे देखे जा रही थी। धृति ने अपनी पलकें झपकाईं और अब उसकी नज़र अक्षराज के गर्दन से होती हुई उसकी चेस्ट पर जा रही थी। पानी की छोटी छोटी बूंद उसके बाल से होते हुए गर्दन पर फिसल रही थी और उसके एब्स को छूते हुए टॉवल के अंदर जा रही थी। ये देख धृति की सांसें भारी होने लगी। उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होने लगी। ये सेंसेशन कुछ अलग थी, उसने आज तक ऐसी सेंसेशन महसूस नहीं की थी। उसे अपनी बॉडी में हॉटनेस फील हो रही थी, एक तो इतनी करीबी, ऊपर से अक्षराज की इंटेंस आंखें जो कि उसके ऊपर ही बनी हुई थी। धृति ने खुद को संभाला हुआ कहा, आक्ष आक्ष। धृति ने ये एक शब्द काफी बुरी तरह से कहा। आखिर इतनी करीबी में वो और क्या ही कह सकती थी। अक्षराज ने जैसे ही धृति की कांपती हुई बॉडी और उसकी आवाज़ सुनी उसने धीरे से धृति को खड़ा किया और उसे दूर होते हुए कहा, माफ कीजिए। उद्धरण चिन्ह। धृति ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और थोड़ी देर बाद कहा, टीटी थैंक यू, हमको गिरने से बचाने के लिए। अक्षराज ने एक नज़र धृति को देखा और फिर जल्दी से अपनी नज़र दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि यह बीच धृति की साड़ी उसकी ब्लाउज से पूरी तरह से हट चुकी थी और ब्लाउज डीप होने की वजह से उसकी क्लेवर गे हल्की हल्की विजिबल हो रही थी। अक्षराज ने अपना सर दूसरी तरफ करते हुए हिलाया लेकिन कुछ कहा नहीं। उसको ऐसा देखा। धृति ने अपनी आंखें छोटी छोटी की और फिर खुद को देखा और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की। अब उसका चेहरा किसी टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो एक भी पल यहाँ रुक नहीं सकती थी। वो समझ गई थी कि अक्षराज ने अपना सिर क्यों घुमाया। धृति ने धीरे से कहा, हम फ्रेश होकर आते हैं, और इतना कह वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। वही अक्षराज जिसके दोनों कान और गाल लाल हो चुके थे, उसने अपने हाथों को बालों में फंसाया और अपनी आंखें मिचते हुए कहा, हाँ, हमको क्या हो रहा है, हमको खुद पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा। उसने कुछ गहरी सांसें ली और फिर अपने कपड़ों की तरफ बढ़ गया। एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहन वो कमरे से बाहर आ गया। गुना गुना गुना। कुछ देर बाद धृति जैसी ही कमरे से बाहर आए, उसकी नज़र अक्षराज के ऊपर गई जो कि सुरेश जी से कुछ बात कर रहा था।
अक्षराज को देखते ही कमरे में अंदर के सारे इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने एक रील की तरफ चलने लगे और उसका चेहरा एक बार फिर से लाल हो गया। वही पूजा जी ने धृति को देखा और उसके पास आते हुए धीरे से बोली, हम सोचे थे तुम बात की होगी पर तुम तो सारे शर्म बेचाए हो। हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम अपने पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो। पूजा जी की बातें सुन धृति का पूरा चेहरा उतर गया और उसके दिल में अजीब सी चुभन होने लगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है उसके साथ? उसने सब कुछ आज तक बस उन दोनों के कहने पर किया था, यहाँ तक कि अपनी शादी भी। अब ये दोनों बोल रहे थे वो बेशर्म है, उसने आज तक कुछ भी नहीं किया उनके लिए। धृति के अंदर से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने अपनी आंखों को मीच रखा था कि उसकी आंखों से अभी आंसू ना निकले। अभी पूजा जी आगे कुछ कहती हैं, उन दोनों को अक्षराज की आवाज आए, धृति चलो। अभी धृति कुछ कहती है, पूजा जी आगे बढ़ती हुई कहती है, लेकिन दामाद जी आपने तो नाश्ता किया ही नहीं, कम से कम नाश्ता करके जाएगा। जी शुक्रिया, लेकिन हम दोनों को अब निकलना पड़ेगा, अक्षराज ने पूजा जी से कहा। उसे पहले से लेट हो रहा था मीटिंग के लिए और वो रुक नहीं सकता था यहाँ। उसने आगे बढ़कर धृति से कहा, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन धृति ने बिना उसकी तरफ देखे अपना सिर हिलाया। अक्षराज ये देख बाहर की तरफ चला गया। उसके जाते ही पूजा जी ने धृति को बाजू को कसकर पकड़ा और कहा, धृति हमारी बात अपने दिमाग में घुसा लो, समझी? तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, जल्दी से जल्दी बड़े ठाकुर से वो जमीन मानकर दो हमें, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। पूजा जी की पकड़ धृति के हाथों के ऊपर इतनी थी कि उसका छाप धृति के हाथों पर छप चुकी थी। उससे दर्द भी हो रहा था लेकिन उसने अपनी एक आवाज भी नहीं निकाली। वो अब और इन दोनों के सामने कमजोर नहीं होना चाहती थी। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, क्या करेगी आप मम्मी? जैसे आज तक मरती आई है वैसे मारेगी हमको? मार दीजिए हमको, लेकिन हम वो जमीन नहीं लाएंगे आपके पास, समझे आप? हम जानते हैं उस जमीन के बारे में और क्यों गवर्नमेंट ने आपको मना किया वहाँ कंस्ट्रक्शन करने से, आप लोग समझे क्यों नहीं है, ये गलत है। अभी वो ये कह रही थी कि पूजा जी ने एक जोरदार थप्पड़ धृति के गालों पर जड़ दिया। चटाक, उद्धरण चिन्ह। थप्पड़ की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई और धृति का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके हाथ उसके गाल पर आ गए थे। थप्पड़ इतने जोर का था कि उसके गालों पर थप्पड़ के हल्के हल्के निशान बन चुके थे। बेशर्म, इसी दिन के लिए तुझे हमने पाला पोसा था कि तू हम लोग से गद्दारी करे। उद्धरण चिन्ह। पूजा जी ने गुस्से से कहा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। धृति के आंखों में इतने आंसू आ चुके थे कि उसे सब कुछ धुंधला दिख रहा था। सुरेश जी ने आगे आते हुए कहा, पूजा जाने दो, बच्ची है हमारी। आपकी बच्ची होगी, मेरी नहीं, पूजा जी ने गुस्से से कहा और वहां से चली गई। वही उनकी ये बात सुन धृति के आंसू पानी की तरह बहने शुरू हो गई। सुरेश जी भी पूजा जी के पीछे पीछे चले गए। धृति ने खुद को संभाला और एक नज़र उन दोनों की तरफ देखा और फिर अपने आंसू पोंछते हुए वहां से निकल गई। एक पल भी इस घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसका एक गाल हल्का हल्का सूज चुका था और उसके ऊपर पूजा जी के हाथ का निशान भी छप चुका था। धृति ने जल्दी से अपने पल्लू से सिर को ढक लिया, जिसकी वजह से उसका एक गाल भी छिप गया। उसने एक गहरी सांस ली और उसकी नज़र सामने लगी धार पर गई जहां अक्षराज उसका इंतजार कर रहा था। अक्षराज बार बार अपनी रिस्ट वॉच को देखे जा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने से आ रही थी धृति के ऊपर गई, वो एक पल के लिए फ्रीज हो गया। पिंक साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। एक दोस्त के लिए अक्षराज को लगा उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। उसने धृति को अंदर घर में अच्छे से नहीं देखा था क्योंकि उसका मूड पहले ही सुरेश जी की बातों की वजह से खराब हो चुका था। लेकिन अब जब उसने सामने से धृति को देखा वो एक पल के लिए अपनी सांस लेना ही भूल गया था। उसने खुद से कहा, अक्षराज अपनी सांस से लो। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर सामने का दरवाज़ा खोला और धृति को अंदर बैठने का इशारा किया। धृति के बैठते ही वो भी दूसरी तरफ जाकर बैठ गया और अगले ही पल थार वहां से निकल गई। करीब 2 घंटे के बाद वो दोनों फिर से ठाकुर हवेली के बड़े से गेट के आगे खड़े थे। अक्षराज ने एक नज़र धृति की ओर डाला लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाया पल्लू की वजह से। पूरा रास्ता ऐसे ही शांति से गुजरा था। ना धृति ने कुछ कहा और ना ही अक्षराज ने कुछ कहा। पता नहीं क्यों उसका दिल धृति से बात करने को कर रहा था, लेकिन धृति अपनी ही सोच में गुम थी कहीं। अक्षराज को कुछ अजीब भी लग रहा था लेकिन वो पूछ नहीं पाया। ठाकुर हवेली को देख धृति ने अपने आंसुओं को जल्दी से साफ किया। वो ही जानती थी कि उसने खुद को कैसे कंट्रोल किया था अक्षराज के सामने। वो बस अब कमरे में जाकर रोना चाहती थी जी भर कर। वो जैसे ही कार को गेट खोलने को आगे बढ़ी,
उसे अक्षराज की आवाज आई, धृति। धृति ने धीरे से कहा, हम। अक्षराज ने 2 पल रुक कर कहा, हमको रात को देर हो जाएगी हवेली वापस आने में। धृति ने ये सुन बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, जी। अक्षराज उससे पूछना चाहता था कि क्या वो ठीक है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उससे कैसे पूछे। अभी वो आगे कुछ कहता है कि उसका फोन बजने लगा। अक्षराज ने फोन उठाया और कहा, हाँ आ रहे हैं हम, और वापस कॉल कट कर दिया। धृति ने धीरे से कहा, हम अंदर जाते हैं। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और धृति कार का गेट खोल हवेली के अंदर चली गई। अक्षराज उसे अंदर जाता देखता रहा जब तक धृति उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। उसके जाते ही अक्षराज की नज़र कार की सीट के नीचे पड़ी एक पायल पर गई। अक्षराज ने जल्दी से उसे अपने हाथों में उठा लिया और गौर से देखने लगा। ये किसी और की नहीं बल्कि धृति की थी। ये याद आते ही उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने एक नज़र हवेली की तरफ देखा और कहा, हम बाद में दे देंगे धृति तुम्हें ये। और इतना कह उसने अपने शर्ट की अपर पॉकेट में पायल को रख लिया और थार ऑन कर ठाकुर हवेली से निकल गया, दिलवालों के दिल का करार लूटने। मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। एक बड़े से हाल के बीचों बीच एक लड़की अपनी अदाएं बिखेरते हुए अपने हुस्न का जलवा दिखा रही थी। उसके बदन पर रंग बिरंगी रोशनी पड़ रही थी जो उसे और भी हसीन बना रही थी। न पैसों का खजाना, न सोने की तिजोरी, न बर्छी गरसा कतर लूटने हाय। जहाँ सबकी नज़र उस हसीना के बदन पर लगातार बनी हुई थी, वही वो हसीना अपनी नज़रें एक शख्स पर बनाई हुई थी, दिलवालों के दिल का करार लूटने। मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। वो शख्स जिसने एक भी नज़र उठाकर उसकी तरफ ना देखा। वो शख्स जो जब से यहाँ आया था कहीं खोया सा लग रहा था। उसके साथ ये पहली बार हो रहा था कि किसी मर्द ने उसे ना देखा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि ये शख्स वो नहीं जो किसी की भी बाहों में पिघल जाए। और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी थी, अब शायद ही कोई और औरत उस शख्स के करीब जा सके। ये बात सोचते ही उस हसीना के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान छा गई। वो अपनी अदाओं के साथ उस शख्स के पीछे आ गई और उसके कंधे पर अपने हाथ रखते हुए उसके कानों के पास जाते हुए धीरे से कहा, रूपल की तरफ से सलाम बड़े ठाकुर। अपने इतने करीब से इत्र की खुशबू स्मेल करते ही अक्षराज की भौहें आपस में सिकुड़ गईं और माथे पर सिकान छा गईं। वो एक झटके से अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपने लाल आंखों से रूपल को देखने लगा। एक पल के लिए उसकी आंखें देख रूपल भी डर चुकी थी। वो अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, हम तो बस आपको शादी की मुबारकबाद देने आए थे बड़े ठाकुर, आप तो गुस्सा हो गए। अक्षराज के बगल में बैठा आदमी भी अब तक खड़ा हो चुका था। उसने 2 पल रुककर रूपल को देखते हुए कहा, जाओ यहाँ से। रूपल ने एक नज़र ऊपर से नीचे अक्षराज को देखा और चुपचाप चली गई। वो आदमी अक्षराज की तरफ मुड़ते हुए, बड़े ठाकुर रात बहुत हो गई और प्रोग्राम भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, आप ठाकुर हवेली। वो आदमी ने अभी अपनी पूरी बात कही भी नहीं थी। अक्षराज बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगा। ये देख उस आदमी ने एक गहरी सांस ली। वही अक्षराज अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए अपनी कार की तरफ जा रहा था। भले ही उसने पहले से धृति को आज देर होने के बारे में बताया था, लेकिन फिर भी उसने अपने दिल में एक चुभन जैसा लग रहा था। वो नहीं आना चाहता था आज के इस प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन पॉलिटिकल रीजन और मीटिंग में एक एग्रीमेंट साइन होने के जश्न में उसका शामिल होना ज़रूरी था। अगर बलराज ठाकुर यहाँ होते तो वो नहीं आता, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी में उसे ही सारे काम देखने थे। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और थार की सीट पर बैठते हुए कहा, भले ही ये शादी एक सौदे से कम नहीं था, लेकिन हमारे जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की बस तुम ही रहोगी, बीवी। ये कहते वक्त अक्षराज के आंखों में उसका जुनून साफ साफ दिख रहा था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी धृति अक्षराज ठाकुर के लिए था। इतना कह अक्षराज अपने ब्लैक थार को ऑन कर जल्दी से ठाकुर हवेली की तरफ चल पड़ा। आज उसकी थार की स्पीड ज्यादा थी क्योंकि आज कोई था जो उसका हवेली पर इंतजार कर रहा था। कुछ आधे घंटे बाद अक्षराज की ब्लैक थार ठाकुर हवेली की बड़ी से गेट को पार कर अंदर आ चुकी थी। वो थार से निकला और उसकी नज़र अपने कमरे की बालकनी पर गई जहां पर लाइट्स ऑफ थी। ये देख उसने अपनी रिस्ट वॉच को देखा जहां 1:30 बज रहे थे। ऐसे तो वो इससे भी ज़्यादा देर तक आया है, लेकिन आज उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था, क्योंकि एक शख्स जो उसका इंतज़ार कर रहा था, जो शायद सो गया था। वो अपने बड़े कदमों से हवेली के अंदर जाते हुए खुद से बोला, लगता है बहुत देर हो गई है और धृति भी सो गई होगी, मुझे अब से पहले आने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहते हुए वो अपने कमरे के पास आ चुका था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कमरे के गेट को धीरे से खोला, इस डर से कि धृति की नींद न टूट जाए। लेकिन वो जैसे ही कमरे में आया उसकी आंखें छोटी हो गई,
क्योंकि कमरे की लाइटें पूरी तरह से बंद थीं, बिस्तर खाली था और बस चांद की रोशनी धीरे धीरे कमरे के अंदर आ रही थी। उसने अपनी नज़र पूरे कमरे में घुमाए और फिर उसकी नज़र बालकनी में बैठी एक शख्स पर गई, जिसकी बैक अभी अक्षराज की तरफ थी। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसकी बीवी धृति थी, जिसे देख अक्षराज के चेहरे का सुकून एक बार फिर से लौट आया था। उसने अपने सर को हाथों से सहलाया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। धृति जो बालकनी में चुपचाप बैठी थी, रात की ठंडी हवा भी उसके मन को शांत नहीं कर पा रही थी। वैसे तो अक्षराज ने उसे पहले से ही देर होने का बता दिया था, लेकिन वो फिर भी उसका इंतजार कर रही थी। अगर ये कहे कि उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी तो झूठ नहीं होगा। अपने मम्मी पापा का वैसा बिहेवियर उसके दिल के हर हिस्से पर चोट पहुंचा रहा था। उसे इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि कब अक्षराज की गाड़ी हवेली आए और कब वो कमरे के अंदर आया। वो खुद में इतना मशरूफ थी कि उसे अक्षराज के पास होने का एहसास ही नहीं हुआ। अक्षराज धृति की बैग को देख रहा था। वो सुबह के बाद अब जाकर धृति को देख पाया था। उसकी बस एक झलक देख उसे ऐसा लग रहा था कि एक प्यासे को समुंदर मिल गया हो। अक्षराज ने धृति को धीमी से आवाज लगाई, धृति। धृति ने जैसे ही अक्षराज की आवाज इतने पास से सुनी, उसने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो अक्षराज अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले उसे ही देख रहा था। वो जल्दी से उसके पास आए और धीरे से कहा, जी आप आ गए, हम आपका खाना निकालते हैं, आप फ्रेश हो जाए। अक्षत धृति की बातें सुन एकटक देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र एक जगह रुक चुकी थी। उसके आंखों में एक अजीब सा इमोशन आ चुका था। उसने जैसे ही धृति के गालों पर थप्पड़ का निशान देखा। भले ही धृति ने उस निशान को बखूबी मेकअप से छुपाया हुआ था, लेकिन अक्षराज की आंख से वो कैसे बच सकता था। जो शख्स खून की नदियां बहाने से पहले एक बार नहीं सोचता, जो बचपन से ही इन निशानों के बीच पाला बड़ा है, वो इस निशान को कैसे नहीं देख पाता। वो अभी कुछ भी धृति से पूछ पाता है। धृति अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वहां से जाने लगी, लेकिन अभी वो अपना कदम थोड़ा भी बढ़ा पाती कि उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो एक झटके से फ्लोर पर गिरने को हुई कि अक्षराज ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। जारी है।